अब यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मनी। जो मनी का फंक्शन है इसमें से कौन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कमोडिटी, पता है तुम्हारों की, और स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी करता है। अरे सब पैसा से कोई सामान को स्टोर नहीं कर सकती हो तो ये भी करेगा। यूनिट ऑफ अकाउंट भी करेगा, ये भी करेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, पैसा मापता भी तो है किसी चीज़ को कि ये चीज़ कितना का। तो ऑल द फोर, तो मिक्की वो मार रहा था, सभी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑल द फोर होगा कि तुमसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूछा था, मनी के बारे में पूछा था ना। बीएचयू में 2 बार क्वेश्चन है लेकिन वन लाइनर है। हम जितना पूछने वाला चांस उस सबको घुसा दिए क्वेश्चन में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है, किससे कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। मीडियम ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में होता है। इसका मतलब प्रोवाइड टू ए कॉमन स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्थ ऑफ द गॉड, मतलब कि ये सामान कितने रुपया का है, मेजर करता है ना वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, कैन बी सेव्ड एंड रिट्राइवेड इन द फ्यूचर, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बाद में खर्च भी कर सकते हैं इससे। स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट यूज टू सेटल डेप्स, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब कि जो तुमका डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है पेमेंट्स जो तुम डेप्ट ली हो तो उसको चुकाने के रूप में भी तो यूज होता है। तो ये सब हुआ। ठीक है, तो सब होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इको मार्क इज करेक्ट। इको मार्क जानते हो? इको नॉट मार्क करेक्ट। नॉट करेक्ट। इको मार्क लगा रहता है प्रोडक्ट पे। नहीं बता। जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है ना, जैसे इन्वायरमेंट खराब नहीं, अच्छा इको मार्क लग रहा था थप्पा। अच्छा अच्छा, वो वाला इको तो मार्क। ये क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1991 में। ठीक है, दूसरा बोल रहा इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं यही गलत होगा। जब LPG आया था ना उसी साल इको मार्क भी आया था कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको इशूड बाय इंडिया गवर्नमेंट नहीं करते, इसके लिए एक ब्यूरो है, मतलब एक अलग विभाग है, ब्यूरो ऑफ इको मार्क ऑफ इंडिया, वही जारी करता है इको मार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। इट इज़ गिवन टू प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको दिया जाता है। इट इज़ ए लोगो एंड अर्थन पॉट, इसके ऊपर अर्थन पॉट का एक लोगो बना रहता है। ठीक है, तो इसमें यही समझना था कि किसके द्वारा दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इसके द्वारा इको मार्क दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। अब भाई यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द करेंसी, बेस्ड ऑन द based on the currency exchange rate year of 2015 arrange the following currency in descending order। 15 नहीं 25। वही 2025। अब तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब किस करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है पूरी दुनिया में, अभी आसपास किसका चल रहा है। सबसे आगे बच्चा ये गलती करता है, डॉलर से भी महंगा होता है यूरो, क्या होता है, सॉरी पाउंड होता है कि शायद यूरो होता है, उससे महंगा यूरो 3214, 3214 मतलब सबसे ज़्यादा महंगा होता है ये पाउंड, फिर यूरो। ठीक है, सबसे महंगा होता है पाउंड, फिर यूरो, तब उसके बाद अमेरिकन डॉलर, पाउंड यूरो। तब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, हमको भी लगता था डॉलर ही सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, इससे महंगा होता है करेंसी कौन, ब्रिटिश पाउंड। पाउंड, फिर यूरो, फिर डॉलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विच डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द जल जीवन हरियाली कैंपेन इन बिहार। ये गलती से वो क्वेश्चन आ गया बिहार का। अच्छा, बिहार में चल रहा है जल जीवन हरियाली। ठीक है, इसको कौन चलाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। जल जीवन हरियाली मतलब पेड़ पौधा लगाना गांव में, कुआं वुआं बनवाना। अब यहाँ पे देखो एक्सचेंज रेट को लेकर ऊपर में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट द एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द इंडियन रूपी इनटू फॉरेन करेंसी। पहला स्टेटमेंट, द एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रूपी। दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे 1 रुपया को हम लोग $83 कितना भी डॉलर अभी चल रहा होगा उतना बोलते हैं ना, तो हम 1 रुपया को 83 रुपया के बराबर कर रहे हैं। अब फिर वहाँ का 83 रुपया कितना होगा, डॉलर कितना बराबर होगा, 1 रुपया के बराबर होगा कि नहीं, तो फिर $83 को 1 रुपया के बराबर कर रहे हैं, तो ये दोनों बात सही है। एक्सचेंज रेट उसी को बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ कन्वर्जन।
या तो इंडियन रुपी का फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी का Indian. इंडियन रुपी में, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, Correct. करेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, Consider the नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, 12 का कॉन्सेप्ट है वो पूछा था ना, ये 12 का कॉन्सेप्ट है, ये वो डाल दिए एक्स्ट्रा, बाकी सब बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। अदर करेंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक दो क्वेश्चन डाल भी तो देना चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और उसका लिखा हुआ अदर करेंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये किसके बारे में, ये दोनों चीज़ सही है। तो तुम क्या है ये वो क्वेश्चन है ना, हाँ यहाँ पर पढ़ना, बिन पढ़े ये अभी नहीं होता है, पढ़ा जाता तब ये भी किया जाता। ए चुप है यहाँ पे। अब ये जो कथन दिया है, मतलब स्टेटमेंट दिया है, किसके बारे में सही होगा, तो देखो ये सही होगा, नेट डिस्पोजेबल इनकम इसका आंसर सही होगा। अब ये कैसे पता, चलिए अब हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनकम मतलब क्या होता है, तुम्हारा कमाई। डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, खर्चा कितना करोगे उसके लिए तुम्हारे पास कितना इनकम बचा। नेशनल मतलब क्या होता है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बताएंगे। जैसे एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तुम्हारे पास पैसा आया, तुम कमाए, रेंट में पैसा दे दिए, टैक्स में पैसा दे दिए, फिर कुछ जो पैसा बचा उसे तुम अपना मनचाहा इच्छा पूरा कर सकते हो। उसी तरीके से देश का भी होता है डिस्पोजेबल इनकम। NDY मतलब नेट डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजल। मतलब कि अभी होल कंट्री में कौन कौन शामिल होगा, हाउस होल्ड भी शामिल हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, भारत का सभी आदमी शामिल हो जाएगा। ये पूरे देश का इनकम है जो टैक्स देने के बाद उसके पास जो बचता है खर्च करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, नेट डिस्पोजेबल इनकम। और आते हैं, अब जो नेट डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, यही दो लाइन यहीं से उठा के ये सवाल पूछा गया हुआ है। इसमें इंक्लूड होता है बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम नेट डिस्पोजेबल इनकम में। आई ऑल्सो नेट एंड नेट डिस्पोजेबल इनकम, और उसके बाद आपको याद हो कि इसका फार्मूला याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेट डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या होता है, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद NIT मतलब क्या, वो NIT नहीं, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रो, मतलब कि जो भी ट्रांसफ़र आ रहा है तुमको पूरे दुनिया से, बाहर से, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। अब यहाँ पे देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, इसी को तो नेशनल इनकम बोलते हैं किसी देश का। कल नहीं पढ़ा है NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। उसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना, ये होता है, ये भी जुड़ता है। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा आता है उसमें जुड़ता है, तब तुम्हारा क्या निकलता है, नेट डिस्पोजेबल इनकम। कभी तुमसे बोला जाए कि ग्रॉस नेट डिस्पोजेबल इनकम निकालो तो क्या करेंगे, तो नेट डिस्पोजेबल इनकम में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। अरे कल बताए थे ये वाला सवाल कि ग्रॉस कैसे नेट निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस निकालना तो क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ना, वही चीज़ है। ठीक है, तभी 10 वो सवाल दिए हैं इसके ऊपर, अपने समझ में आ जाएगा। तो जहाँ देखेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस जो भी बोल रहा है, और उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र हम लोग पूरी दुनिया से रिसीव कर रही, तो सब बात बोल रहा था, इसका मतलब नेट डिस्पोजेबल इनकम की बात बोल रहा है। ठीक है, अब है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, तो ये नहीं है चौथा नंबर ऑप्शन। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस अदर ट्रांसफर जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा ग्रॉस, नहीं भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ग्रॉस नहीं, ठीक है। अगर ग्रॉस होता तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल डैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट, जो कि कोई सेव कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, बाय ए नेशन ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है, नेट डिस्पोजेबल इनकम, यही ना होता है, जो कि सेव और स्पेंड कर सकता है। हटाओ ना हाथ वहाँ पर से, ठीक है। अब उसके बाद बताओ,
सोचो इसका आंसर क्या होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसमें इंक्लूड होता है? NIT, अभी फार्मूला में बताएं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में नहीं बताया फार्मूला, ये देखो नहीं बताया, ये नहीं बताया गया है। सुन, 10th तक में इकोनॉमिक्स का वैल्यू ही नहीं रहता, पता है? हिस्ट्री में जितना फैक्ट दे दो, जितना हार्ड बना दो, उसको उतना हार्ड बना रहा है। अब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहा है, प्लस पूरी दुनिया से जो नेट करेक्ट ट्रांसफर फ्लो है उसको ऐड कर रहा है। तो यही ना है रे पगला, ठीक है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड होगा ना, तो वही था। अब है हाँ, सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली प्रोक्योरमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं हो सकता है? अरे देखो, पता है थे FCI वाला कहानी, पता है थे? FCI से सरकार खरीदता है अनाज, लोगों में बांटता है, क्लास 9 में पढ़ाए थे, फेयर प्राइस शॉप पे के लिए। तो वहाँ पे shops। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? खरीदना। मेंटेनेंस मतलब जो खरीद के जो मेंटेन करता है, ठीक है ना? खरीद के जो मेंटेन करता है, तो उसमें से कौन सा उसका कारण है जो सरकार का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ाने का कौन सा कारण नहीं है? MSP में वृद्धि होगा, किसान मांगेगा ज़्यादा पैसा, किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस, याद है ना डेफिनेशन? तो MSP ज़्यादा होगा तो सरकार को पैसा खर्चा बढ़ जाएगा, तो प्रोक्योरमेंट का, तो इससे बढ़ गया। आप इस FCI गोदाम का जो है, FCI गोदाम में रखने का भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो सरकार को खर्चा बढ़ जाएगा प्रोक्योरमेंट का। FCI परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट में पैसा बढ़ेगा, सरकार को अनाज एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में तब भी तो पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन खाद्यान्न की बढ़ती मांग, अब बताओ ये थोड़ी होगा। लोग मतलब कि डिमांड फॉर फूड, अरे लोग बढ़ते जा रहा है, एक आदमी से 4 आदमी आया, ठीक है? तो वैसा नहीं होता है, ये भी करता है, बढ़ेगा तो 4 गोदाम रखना पड़ेगा एक की जगह। लेकिन ये डायरेक्ट रूप में नहीं हो सकता। इस सब में से सबसे अच्छा कौन होगा? ऑप्शन ये है। डायरेक्ट रूप में सरकार को जो अनाज खरीदने का जो पैसा है उसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक नेट डिस्पोजेबल इनकम था, एक पर्सनल। जैसे आदमी का पर्सनल होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें बोल रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, क्या होगा? तो इसको रट लो, बोथ पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वही होगा। ठीक है? अब उसमें क्या हो रहा था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो रहा था, इसमें तो डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहा है, एक्सपेंडिचर को जोड़ रहा है, प्लस सेविंग को जोड़ रहा है, ठीक है? ऐसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से ज़्यादा नेट वाला पूछ सकता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्पोजेबल इनकम इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कौन सा सही है? 4 तुम बोला था, 4 देखते हैं। डिस्पोजेबल इनकम कैन बी ग्रेटर और लेस देन द पर्सनल इनकम। अरे ग्रेटर और लेस देन क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो ये बता सही है, डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज लेस देन द पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल का इनकम कौन होता है? जो तुमको बच्चा है खरीदने के लिए। पर्सनल इनकम ना तुम्हारा ज़्यादा होगा रे, सबसे बड़ा तो यही था ना। अब घटेगा, उसे थोड़ी होता है, घटेगा। डिस्पोजेबल इनकम पैसा ही कम ना रहेगा, खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रहता है कि तुम्हारा सैलरी तुमको ज़्यादा मिलता है, तो फिर सैलरी ना ज़्यादा होगा, खर्च करने के लिए क्या होगा? कम होगा पैसा। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, टफ क्वेश्चन है ये। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज मनी डैट इज अवेलेबल फॉर द हाउस होल्ड। अब ये बताओ बिना देखे, ये तुम कर सकते हो, सुनो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी डैट इज अवेलेबल फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन डैश एंड स्पेंडिंग आफ्टर अकाउंट फॉर अ टैक्स। क्या होगा इस जगह पर? कौन सा ऑप्शन आएगा? गुड एंड सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इंटरेस्ट, सेविंग पकड़ लिए? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? सेविंग, स्पेंडिंग, तो जो बात बोलते वही होता है। पढ़ोगे तब ना गेस कर पाओगे, नहीं भी समझ पाओगे आधा आधा गेस कर पाओगे, ठीक है? देखो सेविंग लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम के बारे में क्या होता है? तो द इनकम अर्नेड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आफ्टर टैक्स एंड डिडक्शन। अरे ये शुरुआत में एक तो डेफिनेशन बोले, जो तुम टैक्स दे रहा है, जो सब चीज़ दे रहा है, और उसके बाद जो तुमको पैसा बचता है जिससे तुम अपना शौक पूरा कर सको, सेविंग कर सको, एक्सपेंडिचर कर सको, उसी को तो बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम।
If we want to calculate the personal disposable income of the household, which of the following adjustment must be the personal income? क्या करोगे अगर तुम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना चाहते हो तो उसमें क्या करोगे? तो इसमें से बताए थे जो टैक्स है उसको माइनस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते थे पर्सनल इनकम में, लेकिन याद था नेट डिस्पोजेबल इनकम में क्या करते थे? नेट इनडायरेक्ट एनआईटी को जोड़ते थे एंड तो इसमें से माइनस करेंगे एंड नॉन टैक्स पेमेंट लाइक फाइन, ठीक है, सबको माइनस करेंगे। ये देखो बताए हैं, फिर से बता दे रहे, पर्सनल इनकम का नेशनल इनकम है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करेंगे, फिर जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसको जोड़ लेंगे। मोटा मोटी समझ रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इनकरेक्ट? जो पर्सनल इन डिस्पोजेबल इनकम है उसके बारे में गलत कौन है? तो इट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट, इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड थोड़ी। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, पैसा जो आ रहा है बाहर से उसको जोड़ते हैं ना, इसमें एक्सक्लूड लिखा हुआ है, क्या होगा? इंक्लूड होगा। पर्सनल पे ऐड करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सही कि नहीं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर टू द पर्सनल इनकम माइनस टैक्स एट द पर्सनल लेवल। माइनस हो रहा है ना यहाँ पे इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये छोड़ो, ये तुमको छोड़ दे रहे हैं ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कौन सा सही होगा? अब तुम बताओ, समझ सकते हो, बताओ कौन सा सही होगा? पहले प्लस होगा कि माइनस होगा? बता, माइनस ही ना होगा, नहीं बताए थे। ये प्लस 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 खत्म हो गया, माइनस नॉट टैक्स पेमेंट, ठीक है। तो टैक्स पेमेंट है उसको माइनस ना करेंगे भाई, जो दे दिए हो उसको माइनस करेंगे। हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किस में रहता था? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये वाला सोचो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? करेक्ट। ये प्लस प्लस कट ना जाएगा भाई, टैक्स पेमेंट कट जाएगा, माइनस माइनस यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। देखो यही दोनों में से कोई होगा, 2 वाला, यहाँ भी माइनस है, नॉन टैक्स पेमेंट, ठीक है। अरे कितनी बार दफा पर्सनल इनकम में से टैक्स पेमेंट जो उसको घटा लो, लाइन नहीं पकड़ पा रहे तो ना, तब बोले ना यहाँ पे। अब देख के कितनी बार पढ़ा है। चलो यहाँ पर हो गया। अब है यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा कि हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। यार 9th का क्वेश्चन लिया हम, 9th के इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी नाम का चैप्टर है। क्वेश्चन क्या है ये तो बताइए। जो रंगराजन कमेटी था, एक तेंदुलकर कमेटी था, वो पॉवर्टी लाइन बताया था। पॉवर्टी लाइन बताया था, एक कम्युनिटी नहीं था 9th में। था रे पगला, तुमको पॉवर्टी लाइन था एक्सेप्टेड, बट कमेटी ही बताया था, पॉवर्टी नहीं कौन बताएगा, कमेटी बताएगा, जाके देखना अच्छा से, ठीक है। तो अब उसके बाद में बोला जा रहा है कि जो रंगराजन जो कमेटी था, देखो सचिन कमेटी आया, सचिन तेंदुलकर कमेटी, इसकी बात माना सरकार। फिर जो रंगराजन कमेटी आया तो ये बोलते कि ज़्यादा गरीबी, इससे भी ज़्यादा गरीबी दिखाई दिया देश में, तो इसका सिफारिश अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। तो वही बात बोल रहा है कि जो रंगराजन कमेटी है वो सिफारिश दिया, तो उसके अनुसार शहर में गरीबी रेखा क्या था। तो याद है, हम एक और कमेटी अगर तुमसे कभी इकोनॉमिक्स में पूछ दे कि भारत में जो है, अगर ये पूछ दे कि सबसे पहली बार पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट करने के लिए कैलोरी का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, कितना कैलोरी इंटेक करने से, याद है? 24 याद करा, वही सब ना पैसा के रूप में भी, या अभी हमको याद है कि तुमको याद करा है। तो ये जो है कैलोरी के रूप में सबसे पहली बात कौन बोला था? ये बोला था एल सिंधवी वाला, ठीक है, कैलोरी कंजप्शन के बेस पे। और एक चीज़ याद रखो कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट होता है किस आधार पे? तो कैलोरी कंजप्शन के आधार पे, कंजप्शन और इनकम पे नहीं। ऑप्शन दिया रहा है कैलोरी कंजप्शन, तो उसी को मारेंगे, जो कैलोरी खाने के लिए इतना पैसा लगता है वही तो, लेकिन ऑप्शन दिया रहा है तो कैलोरी कंजप्शन ही मार के आएंगे, ठीक है। इनकम नहीं मार करना, कैलोरी कंजप्शन, पैसा के आधार पे नहीं। 24 रूरल में और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है कैटेगरी हम बना दिए हैं, होता है ये
अब सचिन तेंदुलकर कमेटी है, एक रंगराजन कमेटी है। कैटेगरी क्या है कि उसने जो पहला है सचिन तेंदुलकर कमेटी, फिर रंगराजन। तो वो बोला कि गांव में गरीबी कितना है, 25%। कौन? सचिन तेंदुलकर कमेटी। शहर में कितना बोला, सीधे इसका आधा कर दिया, 13%। और उसके बाद ओवरऑल पूरे भारत में कितना गरीबी है, तो 21%। लेकिन ये जो रंगराजन क्या बोला, ये बोला कि गांव में कितना है, ये सब जगह बढ़ा देता है, 30%। शहर में कितना है, तो सीधे इसका दुगना कर दिया, 26%। ओवरऑल कितना है, तो 29.5%। 30, 26, 29, वो 25, 13, 21, ये बोला। फिर बोला कि शहर में कैलोरी इंटेक कितना चाहिए, तो ये 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे चाहिए। गांव में कितना, गांव में ज़्यादा कैलोरी चाहिए, लेकिन पैसा कम। याद कराए थे, गांव के लोग ज़्यादा मेहनती है। लेकिन ये कैलोरी के बारे में क्या बोला, तो ये कैलोरी भले घटा दिया, कैलोरी क्या हुआ, ये घटा दिया। यहाँ पे बोला कम कैलोरी की ज़रूरत है, ये बोला क्या, 2090 2155 किलो कैलोरी पर डे, लेकिन पैसा ही बढ़ा दिया। ये क्या बोला था पैसा के बारे में, 1000 बोला था कि हर एक आदमी को पर मंथ 1000 रुपया होना चाहिए। या इसको डे से डिवाइड करोगे तो 33 रुपया पर डे, और इसमें 816 27 रुपया पर डे। लेकिन शहर में, लेकिन ये क्या किया, कैलोरी तो कम कर दिया था, 2090 2155, ये 2100 किया था। और ये पैसा के बारे में क्या बोला, 1407, 1000 नहीं, जो 1407 रुपये से कम कमाएगा वो गरीब है। और ये 972 रुपया कहाँ पे, गांव में। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे ना सवाल, ये वाला डाटा से सवाल पूछा है कि शहरी गरीबी क्या है पैसे के टर्म्स में। तो पैसा के टर्म्स में ये कितना बताया था, बताओ। शहर में कितना, 1000। पहले बताओ तेंदुलकर कितना बताया था, 1000। तो पैसा बढ़ा के कितना कर दिए, 1407। गाँव में ये कितना बताया था, 816। तो ये कितना कर दिया, 972 रुपया। नहीं बताया रे बेहुदा, 972 रुपया लिखे नहीं ना, हाईलाइट करके, तो हाईलाइट करके। ठीक है, ये हुआ। अब है अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। याद है अंत्योदय स्कीम दिया था, अन्न योजना कब आया था, 2000 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसमें से ये बोला गया, इसमें से बोला कौन स्टेटमेंट गलत है, गरीबी रेखा के ऊपर परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार करता था, केंद्र सरकार तो बस उसको क्या है, अनाज को खरीदता था। लेकिन जो कार्ड बनता था APL BPL, पूरा जगह कौन पहचान करेगा, राज्य सरकार। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार को 20 किलो अनाज उपलब्ध कराना, नहीं, 20 किलो में क्या होगा, 5 किलो तो यही खा जाती है। 35 किलो, शुरुआत में 20 किलो था, लेकिन फिर क्या हो गया, 35 किलो। चावल प्रति केजी 3 रुपये प्रति, हाँ, गेहूँ शायद 2 रुपये है, चावल 3 रुपये मिलता है इसमें। पहला चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी तो स्टेटमेंट, हाँ। तो 20 किलो पहले था, लेकिन अब 35 किलो हो गया 2002 से। ये स्कीम कब आया था, 2000 में। डेट भी पूछ सकता है। और यहाँ पे देखो, गेहूँ 2 रुपये मिलता है और चावल 3 रुपया। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में आया था, 2000 में आया। 2000 में। ठीक है, फिर यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर राइट एक्ट, इसको लिख दे इंग्लिश में, करते थे ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। ये क्या, पहले तो सबसे पहली पूछेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट कब आया था इंडिया में, 1986 में। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, 86 में, पता है। लेकिन फिर 2019 में इसमें संशोधन हुआ, फिर फाइनली फिर 2021 में भी संशोधन हुआ, चेंजिंग हुआ। अरे तुम नहीं होता है, हाँ, अमेंडमेंट। तो कब, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी वाला सही है। हम बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो 3 लेवल बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, अभी जो है कितना, 50 लाख तक का मामला लेके जा सकते हो। कितना, 50 लाख। और स्टेट लेवल पे 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का मामला। नेशनल लेवल पे 2 करोड़ से ऊपर का। ठीक है, अगर 2 करोड़ से ऊपर का तुमको कोई हो रहा है फ्रॉडबाजी, तो नेशनल लेवल पे लेके जाएगा। नल्ला सोच रहा है 2 करोड़ कहाँ है मैं। अब इसमें से देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट पे कितना, 50 लाख। राज्य मतलब स्टेट पे कितना, बिंदु के बताओ। 50 प्लस 50 से 2,
50 लाख से 2 लाख, मैक्सिमम 50 2 लाख तक, करोड़ हाँ 2 करोड़ तक, मैक्सिमम 50 लाख तक कहाँ पे, जिला पर है। और 2 करोड़ से ऊपर कहाँ पर है, नेशनल। नेशनल। तो यही सवाल था, यहाँ लिखा हुआ भी है, कर सिर्फ वही लिखना। एक है एमएसएमई, बहुत नाम सुना होगा एमएसएमई, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। एमएसएमई क्या है, माइक्रो, एम मतलब पूछेगा एम यहाँ पर क्या आता है, माइक्रो स्मॉल, फिर एमई मतलब क्या आता है, मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो है, मैक्रो उक्रो नहीं है यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अभी जो एमएसएमई क्या है, हमारे देश में इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रोल निभाता है। जो एमएसएमई है, इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता है 45%। मतलब बाहर एक्सपोर्ट होता है ना 100 से 45 एमएसएमई इंडस्ट्री को बनाता है। जो छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है ना, उसको एमएसएमई बोलते हैं। 36% मैन्युफैक्चरिंग करता है। इंडिया में 100 चीज़ का उत्पादन होता है, तो 36 चीज़ ये एमएसएमई बनाता है। अब क्या है, छोटा छोटा कंपनी है, लेकिन इसको भी क्या दे दिया है, इसको कैटेगराइजेशन दे दिया। कैसे क्लियर होगा, चलिए यहाँ पर हो गया। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, मीडियम इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे। ये पहले वाला था कैटेगरी, इसको काटो। अब नया वाला याद करेंगे हम लोग, ये वाला सरकार चेंज कर दिया इसका। इसको 2 तरीके पे याद करते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और कंपनी का टर्नओवर कितना हो रहा है। अगर कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ तक हो रहा है तो माइक्रो है, और इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक हो रहा है, 2.5 करोड़ तक हो रहा है तो माइक्रो है। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक। स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, अगर 25 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 25 और 2.5, कभी 2.5 बोल रहा है, कभी 25 बोल रहा है। 2.5 करोड़, फिर स्मॉल के लिए 2.25 करोड़। तुम्हारे पापा का क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेस है। फिर 100 करोड़ उसका क्या होना चाहिए टर्नओवर में। मीडियम का 125 करोड़, इधर टर्नओवर में 500 करोड़। कैसे याद होगा, देखो ऐसे होगा। एक तरफ है क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम, फिर एक तरफ क्या है इन्वेस्टमेंट, एक तरफ क्या है टर्नओवर कितना हो रहा है। यहाँ पे 2.5 करोड़, यहाँ पर है फिर 25 करोड़, यहाँ पे 25 है लेकिन एक आगे लगा देते थे 125 करोड़। ये डेफिनेशन है। अभी टर्नओवर में कितना है तो 10 करोड़, फिर उसके बाद 100 करोड़ और 500 करोड़। समझ में आ गया, यही है डेफिनेशन अभी एमएसएमई का। ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये पहले था, अभी क्या है ये वाला है। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला लिखना। अब यहाँ पे बताए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब तो फादर बताते हैं उसके आप उसके देखो बताए थे डिफरेंस बताएंगे। अगर तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे तुम अपना कुछ कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, देश के स्तर पे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात हो गया। इसमें हमेशा ना कीमत का सिद्धांत भी बोला जाता है, यानी कि कॉस्ट थ्योरी बोला जाता है। इसमें आय या रोजगार का सिद्धांत भी बोला जाता है, यानी कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़, मेनली डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। फिर उपभोक्ता का व्यापार यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसके बारे में बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं हम लोग। उत्पादन लागत, फिर वस्तु की कीमत, मतलब कि प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, उस सब की बात करते हैं। लेकिन जब तुमको आ जाएगा ना, अच्छा सर, जब 12th में चैप्टर शुरुआत होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, आय और रोजगार, मतलब इनकम कैसे जनरेट होगा भारत में, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा उसके पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन, इसकी पढ़ाई करते हैं। नेशनल इनकम, अब जैसे मान लो नेशनल इनकम टॉपिक है, माइक्रो में पढ़ोगे कि मैक्रो में पढ़ोगे, तो तुम पढ़ोगे माइक्रो में। और पॉवर्टी है माइक्रो की मैक्रो में, मैक्रो। फिर से फिजिकल पॉलिसी होता है, सरकार का पॉलिसी होता है, बजट कैसे बनाता है सरकार। ठीक है, तो ये सब बस याद रखो। यहाँ पे क्या चीज़ की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की, उपभोक्ता व्यवहार की, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, ये सब की। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ। ये सब जो जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब जो पढ़ते हैं ना, वो सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, इतना बता दी, इतना हाथ के पढ़ो, शेयर होके पढ़ो। हम खुद सोचते हैं 11th में आ गए। अब केंद्रीय एक मार्क मतलब कि एक मार्क होता है क्या, वही होता है सेंट्रल एक मार्क लेबोरेटरी, जिस पे कुछ मार्किंग होता है, वो कहाँ पर है तो नागपुर में। कैसे याद रखोगे, तो एक पे कौन किया, ये नाग जो है मार्क करके चल दिया, ऐसे याद कर सकते हैं।
हमको फील आता है जैसे स्टैंडर्ड बैंक सेवा सुधार जांच के लिए किस समिति का गठन किया है? जो बैंकिंग सर्विस है ना, उसमें बहुत सारा खामी भी है, तो उसको सुधार के लिए कमेटी बनाएगा। उसका नाम क्या है? गोलपाड़िया समिति। क्या है? गोलपाड़िया समिति। कैसे याद करेंगे ट्रिक? गोलपाड़िया है। गोलपाड़िया है। हम्म, अच्छा, ऊपर वाला गोपायरिया। तो अब इसमें मल्होत्रा क्यों किए? कमेटी क्या है? इसमें होगा ये ना, बीमा से संबंधित है, इंश्योरेंस से, ठीक है। इसमें होगा ना हाँ, गोलपाड़िया। आप नीचे गोपाड़िया। में चलो किए, ना यार, यहाँ पे कर दिए। आप नीचे में किए, 12 हम सोच रहे कंटिन्यू ये कर। क्या है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो जो बैंक है वो गोल गोल बात करता है, तो आदमी क्या कर दिया? कंप्लेन कर दिया। ऐसे याद किए, तो गोपाड़िया। अब भारत में जो है, जो विदेश में सर्वाधिक संख्या किस देश में है? भारत में भारतीय बैंक का विदेशी सर्वाधिक संख्या किस देश में? मतलब जो इंडियन बैंक है तो उसका सबसे ज़्यादा ब्रांच विदेश में कहाँ पर है? अमेरिका में, चाइना में, इंग्लैंड में, अंग्रेज के हैं। ऐसे याद कर सकते हो। भुगतान संतुलन के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? ये था कुछ। भारत में जो मोटर वाहन का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मतलब जो मोटर वाहन है, व्हीकल्स होता है, तो उसके लिए बहुत सारा बंदरगाह बनाया गया भारत में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्ट से होता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से, जो मुंबई में, ठीक है। जवाहर जी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसे याद कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड रिफाइनरी रेड रिफाइनरी नाम से संबंधित है, वो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे गोल्ड बहुत निकलता है। भारत तंबाकू यानी कि बीड़ी उत्पादन में कौन सा देश है? 3rd नंबर। 3 का तिक रहा, बीड़ी पिया तो काम बिक रहा, ऐसे याद कर सकते हो। 3rd पोजीशन है पूरी दुनिया में। हाँ, बेरोजगारी के अनुभव के लिए किस समिति का गठन किया गया? बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, दांत वाला समिति। कैसे याद कर सकते हैं? बेरोजगार आदमी दांत दिखाते रहेगा। कमिटी याद करा दे रहा है कुछ कुछ, अगर पूछेगा तो। उसके बाद है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र में, सतारा में। कब? 1932 में। फिर डीजल इंजन से गाड़ी चला, 32 मत दिखा। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था कहाँ पर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अमूल क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के खोला हुआ है। तो भारत में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे कोई क्वेश्चन ट्रांसलेट करने में हम जा शब्द बोल दिया ना, तो ये माइक्रो बोल दे या सिर्फ मैक्रो बोल दे या माइक्रो बोल दे, कौन दिया? तो रेगनर फ्रेश है। याद करेंगे, फ्रेश तरीके से शब्द यूज़ किया। हम मार्शल को क्या बोलते हैं? तो मार्शल को क्या जैसे माइक से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जे केनेथ मायनार्ड्स किसको बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। याद है? मायनार्ड उसके नाम में था। ये याद है, ये सोचा माइक्रो मैक्रो में उसका नाम क्यों बता रहे हैं, वो उसके फादर पता है। ठीक है। वेन वाज द फर्स्ट, तू ही ना कर रही है, यहाँ पे मार्शल दिया हुआ है। वेन वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टार्टेड इन दार्जिलिंग? दार्जिलिंग में पहले होना चाहिए ना 1897 में। मार्शल आर्ट क्या नहीं होना चाहिए? नहीं यार, शब्द प्रयोग करना अलग होता है, वो उसका फादर बनना अलग होता है। भारत में जो पर्यटन विकास निगम का स्थापना 11th में हम जनता कब किस क्षेत्र में उपक्रम के रूप में की गई? मतलब जो पर्यटन विकास निगम है ना, यानी कि पर्यटन विकास निगम क्या है? अरे टूरिज्म जो होता है ना, टूरिज्म को क्या किया गया? एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया कि ये रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ से। ये कब किया गया? 1966 में। 1966 में। In the stock exchange, what is the person who is an agent and wants to increase the stock price is called? अरे होता है स्टॉक में, बियर अ बुल नाम सुना होगा, कभी फिल्म देखा है हर्षद मेहता? बियर बुल। बुल मतलब क्या होता है कि जब सेंसेक्स ऊपर चढ़ जाएगा। बियर मतलब क्या होता है? नीचे। तो यहाँ पूछ रहा है स्टॉक प्राइस इंक्रीज, तो क्या होगा? बियर के बुल? बुल। बियर मतलब नीचे। अब है यहाँ पे कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन कब किया गया? 1963। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड था पहले, सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड था। अब जो है इसको क्या किया गया? तोड़ दिया गया आपस में। कब? 1966 में। अब ये वो अलग बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स कमीशन, CDTC। और एक बनाया गया मतलब कि जो कस्टम और जो एक्साइज ड्यूटी लेता है उसके लिए बनाया गया। इसको तोड़ के 1963 में, ठीक है, 1963
पॉज कीजिए, 3 में। पॉज कीजिए, बोल भाई। पॉज कर दिए। हाँ बोल। तू कह सर को नहीं पता हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया? कंज्यूमर सेविंग थ्योरी, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्बर्ट मार्शल। फिर सबसे पहले माइक्रो शब्द कौन के बताया ना? माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो सिंपली पूजे रेगनर फ्रेश तरीके से यूज़ किया। फिर जो पॉपुलेशन जो पॉलिसी होता है उसको जांच करने के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? स्वामीनाथन। फिर से औद्योगिक रुग्णता मतलब इंडस्ट्री सिकनेस, क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री सिकनेस। जो इंडस्ट्री डाउन जा रहा है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री सिकनेस। तो उसको जांच करने के लिए इंडस्ट्रीज को फिर से कैसे अच्छा किया जाए, गोस्वामी समिति बनाया गया था। ठीक है। अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो। मतलब यहाँ पे बोला इकोनॉमिक्स का वो कंडीशन जहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, लेकिन डिमांड ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? तो मंदी बोलते हैं भाई। सामान डिमांड बहुत है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसेशन। क्या बोलेंगे? रिसेशन। मंदी को ऐसा कंडीशन क्या बोलते हैं? रिसेशन, मंदी। अच्छे। एक होता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना को भी, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक। इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक, IIRB। इसका सब कब हुआ था? 1985 में। कब बताया था? नवाड 1982 में हुआ था। यही उसी के बाद हुआ था। इसका क्यों हुआ था? तो इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है ना, उसी के लिए हुआ था। देखो यहाँ पे बता रहे, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI। तो जो भी इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है ना, अब उसको फाइनेंस कर सके तब तो वो ऊपर उठेगा। पैसा दोगे यार तब ना ऊपर उठेगा। तो उसके लिए 1985 में बनाया गया था। ठीक है। या पहले इसका जो नाम था, इसका पहले नाम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IRCI। लेकिन बाद में इसको 1985 में IRBI इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। फिर इसी का नाम बाद में फिर 1997 में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IIBI कर दिया गया। इस सब का काम क्या है? पैसा देके, टेक्नोलॉजी देके, ये जो बैंक है पैसा टेक्नोलॉजी देके जो इंडस्ट्रियल सिकनेस आया हुआ है उसको दूर करेगा। ठीक है। तो 1985 में पहले इसका नाम क्या था? 1997 में IRCI, फिर IRBI, फिर उसका 1997 में क्या हो गया? IIBI। आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 11th-12th का वो एंट्रेंस में क्यों पूछेगा? पूछा नहीं है। डिस्पोजेबल। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की योजना कब स्वीकारी गई? तो 1952 में। मतलब जो भारतीय सरकार का कर्मचारी तो उसका बीमा के लिए 1952 में। तुमसे कभी पूछा LIC का स्थापना कब किया गया था? 1956 में। ये भी पूछा हुआ है, तुमको पूछा हुआ है। तो फिर तो नहीं है 10th में LIC का स्थापना कब हुआ? अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? मार्शल ने। सबसे पहले दिया था जूलियस डुप्रिट ने, फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी। ठीक है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, क्लास 9th में कब आया था? 2004 में। कैसे याद कराए थे? अरे हमको अनाज दो, पैसा लेके अचार, पैसा दो काम के बदले, अनाज लेके अचार डाले। 2004 में। नाफ्सा कब आया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब आदर्श विज्ञान है, किसने बोला? मतलब इकोनॉमिक्स एक विज्ञानी है, साइंस ही है, किसने बोला था? एडम स्मिथ। अब ये बुक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, बुक किसने लिखा था? सैमुअल्स। तो कैसे याद करोगे? सैमुअल्स इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन क्लास लेगा। सैमी मेरा दोस्त है। आपके मालिक घाट की तरह नहीं, एक ही ग्राउंड में बस स्टैंड भी और प्ले ना है कुछ अपने स्कूल के सपोर्ट में। चलिए यहाँ पे देखो, कंज्यूमर राइट के ऊपर जितना भी सवाल है ना इसी पेज में घुसा दिए। कोपरा भी बोलेगा ना कभी, कोपरा कब आया? तो कोपरा को ही बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम। तो पहली बार सबसे पहले कब आया? 1986। बहुत बार डेट पूछता है। ये जो एक्ट है कब पारित हुआ था? 1986 में। लेकिन मतलब कि पास हुआ, लेकिन
इन्फोर्समेंट में कब आया, ठीक है। इफेक्टिव कब हुआ, 1987 में। कब आया, 1987 में। और इसी एक्ट के तहत पता है तुमको, एनसीडीआरसी का मतलब यहाँ पे लिख दिया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन। मतलब जो मामला देखेगा, ये नेशनल कमीशन बनाया हुआ एनसीडीआरसी। इसका स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना ये एनसीडीआरसी की 1988। ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब ये पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं, क्वासी जुडिशियल मतलब कि ये सजा सुना सकता है, ठीक है। उसके बाद जो तुमसे ये पूछेगा कि जो अभी जो अगर ये जो आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, किसका जगह लिया था, 1986 में सबसे पहली बार आया था, वही पूछेगा, ठीक है। अच्छा, इस CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की छोड़ तुमसे नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद जो है 3 लेवल पे है ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल एजेंसीज में, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या है, 2 करोड़, 50 से 2 करोड़, अप टू 50 लाख, ये सब याद करा ही दिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कितना कंज्यूमर राइट है, सबसे पहली बात 6, कितना है 6, एक लाइन से याद रखना है। एक लाइन से नहीं, मतलब कि इसका ट्रिक हम बनाए हुए, रीचेज क्या है, रीचेस, आर मतलब क्या है, राइट टू सीक रेजिस्ट्रल, राइट टू सीक रेजिस्टर। आई मतलब क्या, बताएंगे। आई मतलब इन्फॉर्मेशन पता करना। सी मतलब राइट टू चूज, उपभोक्ता को, कंज्यूमर को चूज करने का अधिकार है। राइट टू हियर, हमारा अधिकार है कि तुम सुनोगे मेरा बात। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन का भी राइट है कि इसको बारे में बताओ कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। एस राइट टू सेफ्टी, ठीक है। रजिस्टर मतलब इसका इन्फॉर्मेशन दो, ये सब दो, सेफ्टी। तो देखो यही रिचेस, इसमें तुमसे पूछेगा सबसे पहली बात कि कौन सा नहीं है, तो तुम पकड़ लेगा क्या, रजिस्टर, इन्फॉर्मेशन, चूज, हियर, एजुकेशन, सेफ्टी। इसको याद कैसे कराएं, रिचेस याद हो जाएगा। कितना नंबर क्या वो है, 6 वो पूछ सकते हैं ऐसे सवाल, याद कर लेना लिख के। बस ये सब याद रखो, रजिस्टर, इन्फॉर्मेशन, ये आर से रजिस्टर, आई से इन्फॉर्मेशन, सी से चूज, एस से हियर, ई से एजुकेशन, एस से सेफ्टी, बाय, ठीक है। जीएसटी पूछे कब लागू हुआ, तो 2016 16 में, 16 की 17 खोज के आना तुम।